Your pharmacist is back here with another informative and interesting lecture about the bioassay of antibiotic. As I have mentioned already in the quality management uh, playlist that I would be doing chapter-wise videos on the bioassay of the antibiotics, bioassay of the vitamin D and bioassay of the insulin. So आज जो है मैं आपको बायोएसे ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ाऊंगी। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी और इन द क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द एंटीबायोटिक्स बिकॉज अगर कोई जेनेरिक जो एंटीबायोटिक है वो ऑलरेडी अवेलेबल है और उसकी जो है वो कोई न्यू पोटेंट कोई प्रो ड्रग आ रहा है, प्रो एंटीबायोटिक आ रही है उसकी, यानी उसकी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद कोई एंटीबायोटिक और आ रही है, जैसे सेफेलोस्पोरिन्स की फैमिलीज आती हैं डिफरेंट विद माइन्यूट स्ट्रक्चरल चेंजेस, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत चेंज हो जाती है, उनकी जो एफिकेसी है, उनका जो स्पेक्ट्रम है, उनका जो इफेक्ट है ऑन दी बॉडी वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो सेम है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और देखने के लिए कि एंटीबायोटिक्स कितनी बायोलॉजिकली एक्टिव हैं और उनकी क्या एफिकेसी है, उसके लिए हमारे पास जो है वो एक सिर्फ केमिकल ऐसे कोई भी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए हम बायो ऐसे ऑफ द एंटीबायोटिक्स परफॉर्म करते हैं ऑन दी माइक्रोब्स जो कि किसी भी स्पीशी की हो सकती हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक्स एंड एनारोबिक। ये डिपेंड करता है कि वो जो एंटीबायोटिक है स्पेसिफिक किस क्लास ऑफ द माइक्रोब से वो ज़्यादा एफिकेसी है, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से किल कर पाती है। सो हियर आई एम आस्क योर फार्मासिस्ट मरियम back here with the lecture on the bioassay of antibiotics. I hope this lecture would be quite informative for you and quite simple. मैंने ट्राई किया कि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ये लेक्चर एक्सप्लेन कर दूं, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और आपकी कोई भी अगर कोई इसके लेक्चर सुनने के बाद कोई भी अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे डिफरेंट क्यूरीज भी करूँगी ड्यूरिंग द लेक्चर, आपको उसके आंसर देने हैं। दैट शोज़ कि आप कितने अटेंटिवली ये लेक्चर देख रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको एट द एंड तक की वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को काइंडली लाइक करके जाइएगा क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। इसके अलावा प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि आई एम अ फार्मासिस्ट और मेरा यही गोल है, मेरा ये इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का मकसद यही है कि मैं फार्मेसी स्टूडेंट्स की सेमेस्टर 1 से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर एक जो है वो प्लेलिस्ट बनाऊँ, उनके ऊपर कंप्लीट लेक्चर वीडियो प्रोफाइल्स मैं पूरी बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री शेयर करूँ और कोई भी स्टूडेंट जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। सो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो आज का हम लेक्चर बकायदा स्टार्ट करते हैं द बायोएसे एंड ऑफ द एंटीबायोटिक्स। सो बायोएसे, व्हाट इज़ बायोएसे? एज आई हैव मेंशन कि बायोएसे वो ऐसे का तरीका होता है जिसमें हम कोई बायोलॉजिकल बॉडीज़ यूज़ करते हैं, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, कोई लिविंग सेल लाइन यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई और दी असेसमेंट ऑफ डैट, एनालिसिस ऑफ डैट फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट। सो बायोएसे के यहाँ पर इस डायग्राम में 5 डिफरेंट प्रोसीजर्स बताए हुए हैं। रिपोर्टर ऐसे एंड दी confocal microscopy, microscopic ultraviolet staining, that determine that either the gram is positive or gram negative bacteria. Confocal microscopy is used to identify the type of the antibiotic or bacteria on the basis of the microscopy. Reporter assay is also used same as, and the colony morphology also used to identify that certain kind of the antibiotic is effective for which colony, either it's effective for the colony of the Escherichia coli or the Staphylococcus or the anti-TB, which colony is more affected by that kind of antibiotics. And then imaging mass spectrophotometry. Yeah, spectrometry is also used for the assaying of the antibiotics. So without any delay आज का हम लेक्चर अपना बाकायदा स्टार्ट करते हैं ऑन दी बायोएसे ऑफ द एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और देन हम इसके डिफरेंट प्रोसीजर और डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि
क्या क्या इसका प्रोसीजर होगा, कैसे हम बायोएसिव ऑफ द एंटीबायोटिक फाइंड कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी क्या टेम्परेचर्स हैं, सैंपल्स हम कहाँ से लेंगे, और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली अवेलेबल जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज टू टेस्ट आवर एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोएसिव ऑफ द एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन से। द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक इज एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द इनहिबिशन ग्रोथ ऑफ सेंसिटिव माइक्रोब्स, यानी उन एंटी माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है जिससे वो एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर जो एंटीबायोटिक है दैट इज एफिकेशियस फॉर द ग्राम पॉजिटिव, तो वो माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिशन होगी जो कि उसी ग्राम पॉजिटिव के होंगे जिसके लिए वो सेंसिटिव है। प्रोड्यूस बाय नाउन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक टू बी एग्जामिन एंड आर रेफरेंस। सो इसका मकसद ये होता है कि जो एंटीबायोटिक हमारे लिए अननाउन है उसको हम एक रेफरेंस से कंपेयर करते हैं एंड देन वी डिफाइन के अगर हमारा जो रेफरेंस है वो अगर 5 mg पर हमारी ग्राम पॉजिटिव को किल कर रहा है तो हमारा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड वो दोनों 5 mg की कंसंट्रेशन पर ही उसी कॉलोनी को किल करेंगे। एक्सपेक्ट फॉर बैसिलस सबटिलस इंक्यूबेट एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35। ये काफ़ी रेजिस्टेंट तरह का बैक्टीरिया है। इट टेक्स इसकी जो इफेक्ट है वो तकरीबन 5 डेज के बाद आता है। लाइक टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए लाइक फॉर इंक्यूबेशन में। ये 5 डेज के बाद जो है वो एंटीबायोटिक इफेक्ट शो करता है ऑन दैट कॉलोनी। आगे आ जाते हैं कि इसके एंटीबायोटिक्स होता क्या है, एंटीबायोटिक यूज़ कब करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हम डिफरेंट कंडीशन ऑफ द फीवर पे यूज़ करते हैं, या फिर हमें कभी डायरिया होता है या कोल्ड होता है तो तो अगर हमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं थ्रू आवर फिजिशियन, लाइक अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड मोक्सिफ्लॉक्सासिन एंड सिफ्रोफ्लॉक्सासिन आजकल कॉमनली जो है वो प्रिस्क्राइब की जा रही है। बट इसका एक इफेक्ट होता है, हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें फ़ीवर हुआ है तो वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो हमें उसमें एंटीबैक्टीरियल ही लेनी है। हमें डायरिया हो तो वो किसी और की वजह से भी हो सकती है। हमारी जो है जीआईटी की मोशन डिस्टर्ब हो सकती है ड्यू टू एनी अदर टॉक्सिन। हमें कोल्ड हुआ है तो इट कैन बी वायरल, इट कैन बी बैक्टीरियल, इट कैन बी फंगल। अगर हमें ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन है या नहीं। सो वी शुड अवॉइड टू टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, जबकि हमें सर्टेनली नहीं पता कि हमारी जो कंडीशन है उसकी वजह असल में बैक्टीरिया है भी या नहीं। सो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जब हम इरेशनली यूज करते हैं, सो द एंटीबायोटिक्स कॉज bacteria to get resistant and the bacteria become super bacteria and they are resistant to that bacteria. इसका एक और भी होता है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं इन द कंडीशन लाइक उसका कोर्स जो है वो 7 डेज का है और हम सिर्फ 3 डेज या 2 डेज के लिए लेते हैं, तो इवेंचुअली हमारी जो फीवर है या फिर जो भी कंडीशन है वो तो ट्रीट हो जाती है। बट इवेंचुअली क्या होता है कि वो जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो माइक्रोब्स होते हैं, वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो उस पर एफिकेसियस नहीं होती, हमें कोई और क्लास ऑफ द हायर क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक इस केस में लेनी पड़ती है। सो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लें, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोर्स जो है वो टाइम कंप्लीट करें, और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो 1-2 दिन में मत छोड़ें। So, but many doctors quacks prescribe antibiotic in viral infection without test. अगर हम इंटरनेशनली बैक्टीरिया की एंटीबैक्टीरियल्स की प्रिस्क्रिप्शन देखें तो वो रैशनली की जाती है आफ्टर माइक्रोबायोलॉजिकल सेंसिटिविटी टेस्ट। तो डॉक्टर को कभी भी विदाउट एनी टेस्ट जो है वो ना प्रिस्क्राइब करने की एंटीबायोटिक ये सलाह दी जाती है। वायरल इलनेस नीड टाइम टू बी हील्ड, एंटीबायोटिक कैन नॉट हेल्प टू क्योर दिस इलनेस। अगर वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं इज द मोस्ट सिली थिंग्स कि दर्द हमारे सर में हो रही है और कपड़ा हमने अपने हाथ में बांधा हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें वायरल इन्फेक्शन है तो हम उसका कोर्स ऑफ उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। अगर हमें सर्टेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमें रैशनली विद एनी लैब टेस्ट हमें ये इंडिकेट हो चुका है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, देन वी शुड टेक एंटीबायोटिक्स।
सो आगे हम चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी ऐसे ऑफ द एंटीबायोटिक्स पे। सो इनिबिशन ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में बी यूटिलाइज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द थेरेप्यूटिक एफिकेसी। मकसद क्या होता है बायोलॉजिकल ऐसे का कि हम इनिबिशन ऑफ द या फिर ग्रोथ इनहिबिट करवाते हैं ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियल ग्रोथ, और देन हम देखते हैं कि इस ड्रग की, इस एंटीबायोटिक की कितनी थेराप्यूटिक एफिकेसी है। हम बस ये चेक कर रहे होते हैं कि एंटीबायोटिक कितनी एफिकेसियस है और इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी किस क्लास ऑफ दी बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। एनी सबटल चेंज इन द एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल विच मे और मे नॉट बी डिटेक्टेड बाय द केमिकल मेथड, यानी हमारे कोई बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कोई माइन्यूट सी चेंजिंग हुई है जो कि किसी केमिकल ऐसे से नहीं हमें पता लग सकती। सो बाय चेंज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, हम केमिकल मेथड से नहीं देख सकते इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी चेंज हुई है, मगर हम उसका स्ट्रक्चरल चेंज तो देख सकते हैं विद केमिकल ऐसे। तो हम उसमें क्या करते हैं, माइक्रोबियल ऐसे परफॉर्म करते हैं, इज वेरी यूजफुल टू रिजॉल्विंग डाउट रिगार्डिंग कि आइदर ये पॉसिबल चेंज उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है, उसकी पोटेंसी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। सो बायोलॉजिकल ऐसे इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पता करने के लिए कि आइदर जो हमने एंटीबायोटिक में स्ट्रक्चरल चेंजेस की हैं वो उसकी जो है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी को, उसकी पोटेंसी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या कोई इफेक्ट नहीं आता। सो प्रिंसिपल ऑफ द बायोलॉजिकल ऐसे क्या होता है या फिर एंटीबैक्टीरियल ऐसे क्या होता है, द माइक्रोबियल ऐसे इज बेस्ड अपॉन द कंपैरिजन ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by measured concentration of the antibiotics to be examined with that procedure with that pursued produced with that produced by noun concentration mean हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ इनिबिशन ऑफ द ग्रोथ एंटीबायोटिक विद दैट एंटीबायोटिक ऑफ अ नाउन कंसंट्रेशन एंड स्टैंडर्ड। मतलब एक हमारे पास स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स है, हम उसकी इनिबिशन ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं और फिर हम उसी के किसी सैंपल या फिर किसी टेस्ट के साथ हम फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आईएफसी जो है वो सेम है या नहीं, उनकी जो एंटी माइक्रोबियल ग्रोथ इनिबिशन है उसकी रेशियो कितनी सेम है और कितनी डिफरेंट है। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ दी एंटीबैक्टीरियल एसिड जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि लैब लेवल पे किए जाते हैं, वो है क्लिनिकल, द सेलेंटिकल प्लेट और कप प्लेट मेथड एंड द टर्बोमेट्रिक और द ट्यूब एसे मेथड। सेलेंटिकल ट्रेप में हम पेटेड टिश्यूज करते हैं और उसको कप प्लेट मेथड भी कहते हैं, और जो टर्बोमेट्रिक मेथड होता है ट्यूब ऐसे, इसमें हम इन ट्यूब जो है वो बायोलॉजिकल ऐसे, ये टेस्ट ट्यूब में जो है वो बायोलॉजिकल ऐसे अपना एंटीबायोटिक्स का परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ द मीडिया। जैसे कि मैंने कहा कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ द फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। फिर उसमें हम अपनी एंटीबायोटिक डालते हैं और देखते हैं कि हमारी एंटीबायोटिक कितने लेवल ऑफ द जो है वो बैक्टीरिया को किल करती है। सो प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, हम डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया यूज कर सकते हैं इंग्रेडिएंट, जिसमें ब्रोथ एल्बी आ जाता है, हमारा एगर आ जाता है, और अदर डिफरेंट काइंड ऑफ दी बैक्टीरियल ग्रोथ मीडिया आ जाते हैं। So the media may be required for the preparation of the dead organism made for the ingredient, ताकि वो उसके ऊपर नर्चर कर सकें, उसके ऊपर ग्रो कर सकें, और देन हम उसके ऊपर जो है वो अपनी एंटीबायोटिक टेस्ट कर सकें। So the minor modification of the individual ingredient may be made or reconstituent, हम माइनर मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम आर मीडिया, या हम उसको डिहाइड्रेटेड मीडिया बना सकते हैं टू बी प्रोवाइड रिजल्टिंग मीडिया, या तो उसका जो ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर होगा या तो वो इक्वल रहेगा या उससे बेटर हो जाएगा। मीन हम कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं विद आर ग्रोथ मीडिया टू एंड गिव अ सिंपल similar standard curve response, dissolve the ingredient in a sufficient water। अब ये हमने फॉर एग्जांपल हमारा कोई मीडिया है, हमने उसको डिसोल्व करना है विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर, वाटर हो सकता है 10 ml 100 ml, एंड डिसोल्व सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दैट ग्रोथ मीडिया इन इट, या फिर मीडिया इन दैट, और फिर हमने उसकी पीएच मेंटेन करनी है। पीएच मेंटेन कैसे करनी है, हम उसमें पीएच मेंटेनेंस के लिए 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोलर HCl डाल सकते हैं कि उसकी जो पीएच है आफ्टर स्टेरिलाइजेशन वो 6.5 से 7.5 के दरमियान मेंटेन रहे और इससे कम या ज़्यादा ना हो। इसके लिए हम इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, बफर मीडिया भी डाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बफर मीडिया कैसे बनाना है। सो प्रिपरेशन ऑफ द बफर मीडिया ऑफ द सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द फॉलोइंग क्वांटिटी फॉर पोटेशियम हाइड्रोजन phosphate and potassium dihydrogen phosphate acid and the weak base of that acid in sufficient water to produce 100 ml after adjusting the pH with 8 molar phosphoric acid and
10 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह ही हमने एसिड और वीक बेस यूज करके हमने उसकी पीएच भी मेंटेन कर लिया। तो वो जो पीएच मेंटेन होगी वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो बफर मीडिया है उसकी पीएच कितनी है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये K2HPO4 जो है वो 2 ग्राम लेते हैं और हमारा जो KH2PO4 8 ग्राम है तो हमारी पीएच 6 हो जाएगी। अगर हम 220 लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन और इसकी 80 ग्राम लेते हैं तो इसकी पीएच 6 हो जाएगी। 10 पीएच के लिए भी यही है, 35 और 80 ग्राम लेंगे उसकी पीएच ये होगी। सो अब इस पीएच को भी अगर हमने नियर बाय मैनेज करना है तो उसके लिए भी हम सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइहाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन राइज कि अगर बफर अपना खुद ही मेंटेन नहीं कर सकता पीएच, तो वो सॉल्यूशन की कैसे पीएच मेंटेन करेगा। तो जो बफर कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 0.1 पीएच तक वेरी कर सकती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो बफर होते हैं वो वेरी नैरो थेरेपेटिक अपनी पीएच मेंटेन करते हैं। तकरीबन उसमें 0.5 का ही कुछ फ़र्क आता है या 0.1 का कुछ फ़र्क आता है, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आता बफर का। बट इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम मेंटेन कर रहे हैं किसी अपने सैंपल की फॉर द लॉन्ग टाइम, हम पीएच मेंटेन करके रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। मतलब एक हमारा स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक होगी, एक हमारी रेफरेंस एंटीबायोटिक होगी, और उनके ऊपर हमने एंटीबायोटिक का बायोअसर परफॉर्म करना है और उनकी एफिकेसी हमने कंपेयर करनी है। सो अगर हमने कोई स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक ली है तो उसका हमने सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे उनका हमने डाइल्यूशन कैसे करनी है और फर्दर जाकर हमने अपने सैंपल की जो है वो सॉल्यूशन कैसे बनाने हैं। सो टू प्रिपेयर अ स्टॉक सॉल्यूशन डिसॉल्व अ क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ अ गिवन एंटीबायोटिक, उसको हमने वे कर लेना एक्यूरेटली, जो कि इंडिकेटेड इन द टेबल होगा। फिर हमने इन द सॉल्वेंट, जो भी स्पेसिफाइड सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर हमने उसकी डाइल्यूशन बनानी है, वो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड देन डिल्यूट टू द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन एज इंडिकेटेड, और देन हमने उसकी डिल्यूशन बनानी है जो कि इंडिकेटेड होगा उसके मोनोग्राफ में ऑलरेडी। स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर एंड यूज विद इन द पीरियड इंडिकेटेड, आप उसको स्टोर कर सकते हैं और आप उसको विद इन दैट पीरियड जो इंडिकेटेड होगा उसके मोनोग्राफ पे तब तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टॉक सॉल्यूशन एंड टेस्ट डिल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम अमीका सिन करते हैं तो हम इसके ऊपर बी का परफॉर्म करते हैं। तो हमारी जो बायोलॉजिकल ऐसे बी था वो है टर्बियोमेट्रिक मेथड और जो ए है वो है सिलेंड्रिकल मेथड। सो यहाँ पे जो इस टेबल में लिखा हुआ है, जो अमीका सिन का लिखा हुआ है उसका ऊपर बी होगा टर्बियोमेट्रिक, और एम्फोटेरिसिन बेसिट्रेसिन और ब्लूमाइथिसिन में जो होगा वो प्लेट बायो से परफॉर्म किया जाएगा फॉर एंटीबायोटिक। पारा ड्राइंग मतलब हम अपनी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा उसको पहले ड्राई करना है या नहीं, तो अमीकासिन में नहीं करना, और बाकी जो जिनमें प्लेट करनी है उनके अंदर हमने उनको ड्राई करना है। इनिशियल सॉल्वेंट फर्दर भी सॉल्वेंट, तो उसमें जो अमीकासिन होगा उसका सॉल्वेंट होगा वाटर, ये देखिए मोनोग्राम में मेंशन किया हुआ है। एम्फोटेरिसिन DMF, बेसिट्रेसिन में हमने 0.01 मोलर HCl यूज करना है, ब्लूमाइसिन में हमने B6 यूज करना है सॉल्वेंट। फाइनल स्टॉक सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर करना है पर 100 ml, उसमें हमारी 1 mg पर 1 ml होनी चाहिए, और एमिकासिन में भी और इस तरह ही एम्फोटेरिसिन में भी और बेसिट्रेसिन में 100 यूनिट्स पर ml होना चाहिए, और ब्लूमाइसिन में 2 मिलीग्राम पर ml होना चाहिए। यूज बिफोर नंबर ऑफ द डेज 14 डेज, इसका सेम डे, यानी अगर हमने स्टॉक सॉल्यूशन बना के रखा है अपना तो हम 14 डेज तक इसको यूज़ कर सकते हैं। एम्फोटेरिसिन को सेम डे यूज़ करेंगे, बेसिट्रेसिन को भी उसी दिन बनाए उसी दिन यूज़ करें, और जो हमारा ब्लू मायसिन है उसको हम उसी दिन बनाएंगे नहीं, और अगले 14 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। फाइनल डिल्यूशन जो होगा वो वाटर से करनी है, इसकी B5 से करनी है, इसकी B1 से और इसकी B6 से। मीडियन डोज माइक्रोग्राम यूनिट जो कि हमने मीडिया में इंसर्ट करना है उसमें हमने 10 माइक्रोग्राम, यानी अगर हमने मीडिया में वो एंटीबायोटिक इंसर्ट करनी है तो उसका 10 माइक्रोग्राम, फिर इसका 1 माइक्रोग्राम, इसकी डिल्यूशन वैरी कर सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड टेम्परेचर जो हमने रखना है वो हमने रखना है अमीकासिन में 32/35, एम्फोटेरिसिन में बस डिफरेंट है 29 से 31 तक, बाकी बेसिट्रेसिन और ब्लूमाइसिन में 32/35 ही है। यानी मिनिमम 32 और मैक्सिमम 35 टेम्परेचर हो सकता है ऑफ आवर ड्यूरिंग आवर इंक्यूबेशन पीरियड। आगे द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी जो हम माइक्रोब यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने अच्छा जी
आगे आए थे प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म। जो हम माइक्रोब यूज़ करेंगे अपने कल्चर मीडिया के ऊपर लगा के, जिनके ऊपर हम टेस्ट करेंगे, तो उनको प्रिपेयर भी करना है, और वो कौन से लेने हैं वो भी डिपेंड करता है हमारी एंटीबायोटिक की वजह जिसका हम ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंसुलिन का ऐसे कर रहे हैं तो हमें उसके लिए रैट को तैयार करना पड़ता है, माइस को तैयार करना पड़ता है। अगर हम विटामिन डी की कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें रैट माइस को एक पीरियड से गुजारना पड़ता है, प्रीलिमिनरी पीरियड, और देन सारा वो जो पीरियड्स आते हैं विद टाइम। सो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं तो उनको भी हमने प्रिपेयर करना था। ऑर्गेनिज्म फॉर ईच एंटीबायोटिक इज लिस्टेड इन द टेबल टुगेदर इज आइडेंटिफाइड द नंबर ऑफ अमेरिकन type culture collection ATCC and the national collection of the type culture NT NCTC and the national collection of the industrial bacteria VCIB। तो एंटीबायोटिक अगर हम यूज़ कर रहे हैं एमिकासिन, तो हमारा जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो होगा स्टेफेलोकोकस, और उसका ATCC नंबर है 29737, और NTC या भी NCPI नंबर है NCIB नंबर है 747। ये एक नंबर दिया गया जाता है एक स्ट्रेन को, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी रिट्रीशन जो है वो आसान हो सके। क्योंकि एक ही स्टेफ्लोकोकस और इसके डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, तो हम उनको आगे डिफरेंट जो है वो नंबर अलॉट कर देते हैं। एम्फोटेरिसिन के लिए सैकरोमाइसिस सेरिविशिया यूज़ होगा, बेसिट्रेसिन के लिए माइक्रोकोकस ल्यूटिस यूज़ होगा, ब्रूमाइसिन के लिए माइकोबैक्टीरियम, साबिन सिलीन के लिए सुडोमोनास एरोग्रोसा यूज होगा, डॉक्सीसाइक्लिन के लिए स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और इसका नंबर भी आगे मेंशन किए गए हैं। आगे रहता है हमारी जो टाइप्स ऑफ दी एंटीबैक्टीरियल ऐसे है, बायो ऐसे है, वो है पहला है सेलेंट्रिकल प्लेट और कप प्लेट मेथड। तो जो सेलेंट्रिकल प्लेट और कप प्लेट मेथड है, इसको हम जो है वो डिस्क डिफ्यूजन मेथड भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक पेट्रो डिश लेते हैं, उसके अंदर हम अपना लिक्विफाइड मीडिया डालते हैं, फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं, फिर हम उसके अंदर जो है वो डिस्क की तरह का एक स्पेस बनाते हैं, या तो उसमें हम डिस्क डाल देते हैं एंटीबायोटिक की, जो कि फिल्टर पेपर में हमने डिप की होती है सोल्यूशन में, एंटीबायोटिक के सोल्यूशन में, या हम उसके अंदर एंटीबायोटिक की ही कुछ माइक्रोलीटर्स, कुछ माइक्रो कंसंट्रेशन में ही एंटीबायोटिक का सोल्यूशन डायरेक्ट डाल देते हैं उसको in different dilution factors के साथ करके। So in the cup plate method, antibiotic containing cylinder is diffused into an agar layer containing the microorganism. The zone is formed around a cylinder. The other method is disk diffusion method, where the zone of inhibition made around the antibiotic disk. ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास एक डिस्क है, पेट्री डिश है, उसके अंदर हमने ये एगर मीडिया फॉर एग्जाम्पल यूज किया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये देखे, इसके हमने पिट्स बनाए डिफरेंट करके डिस्क, उसके अंदर हमने अपनी डिफरेंट कलर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स के अंदर हमने डाली हुई है। अब एक जो कंसंट्रेशन हाई है उसका जोन ऑफ इनहिबिशन भी ज़्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी उसका जोन ऑफ इनहिबिशन भी कम है, बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे। तो ये जो ये जो एरिया है, इस एरिया में उसने एंटी बैक्टीरिया को किल किया है, उसने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो की है, तो ये इसका जोन ऑफ इनहिबिशन है। यानी उस एरिया में उसने माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने दिया। इनोकुलेट, अब यहाँ पे प्रोसीजर बताया जा रहा है कि कैसे हमने पूरा पेट्री डिश प्रिपेयर करनी है। इनोकुलेट अ प्रीवियसली लिक्विफाइड मीडिया अप्रोप्रिएट टू, ऐसे हमने लिक्विड मीडिया जो बनाया हुआ था पहले, उसको हमने स्टेरिलाइज किया, उसकी हमने पीएच मेंटेन किया, देन हम उस लिक्विफाइड मीडिया को लिया और with requested quantity of suspension the microorganism add suspension to media at temperature 40 to 50। हमने माइक्रोब्स की इसके अंदर क्वांटिटी कुछ डाली और देन हमने उसको जो है वो कुछ सर्टेन टेम्परेचर पर, लाइक 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर पोर कर दिया इन दी इनोकुलेटेड मीडिया इनटू अ पेट्री डिश। इनोकुलेटेड मीडिया को हमने कहाँ पे पोर किया? इन अ पेट्री डिश और लार्ज रेक्टेंगुलर प्लेट्स टू गिवन अ डेप्थ ऑफ 3 to 4 माइक्रो 3 to 4 मिलीमीटर। उनकी डेप्थ तकरीबन 4 to 3, यानी एक हमारी जो फिंगर की जो एक नोड होती है इसके मुताबिक, हमारी जो फिंगर जो होती है उसके एक नोड के मुताबिक जो है वो 3 to 4 मिलीमीटर में हमने पेट्री डिश की जिसकी डेप्थ होगी इसमें डाल देना है। इंश्योर दैट द लेयर ऑफ द मीडियम आर यूनिफॉर्म इन थिकनेस, उसके लिए हमने उसको एक लेवल सरफेस के ऊपर रख देना है पेट्री डिश को, ताकि जो हमारा मीडिया हो वो उसका सरफेस जो है वो मेंटेन हो, यूनिफॉर्म हो, ताकि हम उसके ऊपर इजीली जो है वो इनोकुलेशन कर सकें माइक्रोब्स की और एंटीबायोटिक्स की भी चिंग भी कर सकें। यूजिंग द अप्रोप्रिएट बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर a solution of known concentration of the antibiotics। बफर सॉल्यूशन के अंदर हमने बफर सॉल्यूशन में हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर करनी है। अप्लाई द सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड मीडिया।
हमने डिफरेंट कैविटी क्रिएट करके अपनी मीडिया में हमने इसके अंदर जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन जो डिल्यूशन की हुई है वो डाल देनी है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एडेड इन ईच सिलेंडर और कैविटी मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड सफिशिएंट। अगर हम एक जगह एक पिट में 1 माइक्रोमीटर डाल रहे हैं तो उसमें भी 1 माइक्रोमीटर डालेंगे, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सब में हम 1 माइक्रोमीटर ही डालेंगे, बट इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी बट अमाउंट सेम होगी। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना, अमाउंट सेम होगी, यानी सब में 1 माइक्रोमीटर ही होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, किसी में 1 मिलीग्राम ड्रग होगी, किसी में 2 मिलीग्राम होगी, किसी में 4 मिलीग्राम होगी, किसी में 5 मिलीग्राम होगी, इस तरह कंसंट्रेशन जो होगी वो डिफरेंट होगी बट द अमाउंट विल बी सेम। लीव द डिशेज ऑन द प्लेट 1 to 4 आवर्स के लिए हमने उसको रख देना है तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मकसद ये नहीं है कि हमने उसकी इंक्यूबेशन कर दी, बल्कि इसका मकसद ये है कि हमारी जो हम अगर डिफरेंट टाइम पे पोरिंग कर रहे हैं तो उस टाइम वेरिएशन को हम मिनिमाइज कर सकें। एज अप्रोप्रिएट एज अ पीरियड ऑफ प्री इंक्यूबेशन डिफ्यूजन to minimize the effect of variation in time between the application of different solution। हमने different solution different time पे अप्लाई किया, तो हमने उसको क्या दे दिया, 1 से 4 घंटे के लिए हमने उसको प्री इंक्यूबेशन डिफ्यूजन टाइम दे दिया ताकि वो खुद ही डिफ्यूज हो जाए ऑलरेडी। और जो हमारे जब हम इंक्यूबेट करें फॉर 18 आवर्स तो वो एक विद मिनिमम वेरिएशन के साथ वो एक अपनी जोन ऑफ इनहिबिशन क्रिएट करें। एक्यूरेटली मेजर द डायमीटर ऑफ द एरिया सर्कुलर इनहिबिशन एंड कैलकुलेट। फिर हमने इन जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजर कर लेना है। जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजर कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल या विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर हम उसकी जो है लेंथ मेजर कर सकते हैं। सो L इज इक्वल टू 3A प्लस 2B प्लस C माइनस E ओवर 5 रेशियो H L इज इक्वल टू द 3E प्लस 2D प्लस C माइनस A ओवर 5। तो ये कैलकुलेशन है हमारी जोन ऑफ इनहिबिशन की। सो L इज द to be calculated the zone diameter of the lowest concentration of the standard curve line। तो जो हमारी L होगी, फॉर एग्जांपल अगर ये लोएस्ट जोन ऑफ इनहिबिशन वाली है तो ये इसकी जो डायमीटर होगा वो होगा हमारा L। H is the calculated as a zone of diameter of the highest concentration of the sample। ये हमारी हाईएस्ट जोन ऑफ इनहिबिशन वाली है तो इसका जो डायमीटर होगा वो होगा H। C is the average of zone of inhibition of the 36 readings of the point of। ये हमने डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 ली हुई है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 36 यहाँ पर डिफरेंट पेट्री डिशेज होती है उनके, और हम ऊपर ये डिफरेंट कंसिडरेशन डाली होती तो हमने अब उन सबकी एवरेज जोन ऑफ इनहिबिशन लेनी है तो वो होगी सी। और जो ए बी डी ई है वो करेक्टेड एवरेज ऑफ द अदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ये हमारे सैंपल्स की हैं स्टैंडर्ड कर्व रिस्पांस लाइन में, और ये हमारी अदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लोएस्ट और हाईएस्ट कंसिडरेशन रिस्पेक्टिवली है। आगे आ जाती है हमारी टर्बोमेट्रिक मेथड। ये तकरीबन हमारा लेक्चर अबाउट टू एंड पे जा रहा है। टर्बोमेट्रिक और ट्यूब ऐसे मेथड में हम यूज़ करते हैं, ट्यूब्स यूज़ करते हैं या टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम डायरेक्टली मीडिया में जो है वो अपना सॉल्यूशन जो है वो ऑफ कंटेनिंग माइक्रोब्स एंड एंटीबायोटिक वो उसमें डायरेक्टली पोर आउट कर देते हैं। तो टर्बोमेट्रिक मेथड को हम पढ़ते हैं। टर्बोमेट्रिक मेथड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ ट्यूब कंटेनिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। डिफरेंट हमारे ट्यूब्स होंगे, डिफरेंट हमारे पास टेस्ट ट्यूब होंगे, और उन सब में जो है वो डिफरेंट डाइल्यूशन फैक्टर के साथ हमने अपनी जो है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक प्रिपेयर की होंगी विद थ्रू डाइल्यूशन, सीरियल डाइल्यूशन। कल्चर मीडिया इनोकुलेटेड विद इन टेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसी के अंदर हम अपना कल्चर मीडिया डाल देंगे। रीडिंग डाटा ऑब्टेन आफ्टर इनक्यूबेशन पीरियड, a curve of antibiotic concentration with turbidity। डिफरेंट सॉल्यूशंस हमने उसके अंदर डाल दिए। उस कल्चर मीडिया के अंदर ऑलरेडी हमारे पास माइक्रोब्स थे, उसको हमने डायरेक्ट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में डाल दिया। तो उससे हमारा जो है वो टर्बोमेट्रिक मेथड और टेस्ट ट्यूब मेथड से हमारा ही पता लग जाएगा कि हमारा एंटीबायोटिक का ऐसे कितना इफेक्ट उसको दे रहा है। आगे द मेथड हैज एडवांटेजेस ऑफ अ शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइम फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इसमें सिर्फ 3 to 4 आवर्स में हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। बट द प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट रेजिड्यू और अदर इनहिबिटरी सब्सटेंसेस इफेक्ट। अब देखिए, अब ये डिफरेंट सोल्यूशन हमने यूज़ किया, इसके अंदर हमने ज़ाहिर है जब हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन सोल्यूशंस बनाए हैं तो इसके अंदर हमने कोई ना कोई डिल्यूशन फैक्टर, कोई ना कोई सॉल्वेंट भी यूज़ किया होगा, तो वो सॉल्वेंट जो है और या फिर डिफरेंट इनहिबिटरी सब्सटेंसेस वो इस ऐसे को जो है वो अफेक्ट करेंगे ऐसे मोर देन द सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड। सो वो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे वो उसको मोर अफेक्ट करेंगे देन द सिलेंड्रिकल प्लेट्स ऐसे। तो इन कंपैरिजन जो सिलेंड्रिकल प्लेट्स ऐसे है वो तकरीबन एक दिन ले लेता है, बट उसके जो रिजल्ट होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और वो ज़्यादा अफेक्टेड इसके रिजल्ट नहीं होते। तो मोस्टली हॉस्पिटल्स में यही यूज़ किया जाता है प्लेट मेथड। टर्बोमेट्रिक मेथड बहुत कम या इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज़ किया जाता है। डिफरेंट 5
Prepare 5 different concentration of the standard solution after preparing the standard curve by diluting the stock solution of standard preparation of the antibiotic increasing subtype as ratio. हमने antibiotic के पहले ही highest concentration से lower concentration पे जो है वो different standard curve डिफरेंट सेशन जो है वो उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी देखनी है और उसकी हमने एक क्या बना लेनी है, एक स्टैंडर्ड कर्व बना लेनी है। अब वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड कर्व आ गए विद हेल्प ऑफ आवर स्टैंडर्ड सैंपल। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना सॉल्यूशन लेंगे जो हमारा रेफरेंस होगा, उसकी हम उतनी ही कंसंट्रेशन पर हम उसकी डिफरेंट सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि आइदर उसकी जो है रिजल्ट जो है वो स्टैंडर्ड कर्व के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं। सेलेक्ट द मीडिया कंसंट्रेशन एंड dilute the solution of a substance being examined unknown to approximate concentration. Place 1 ml of each concentration of standard solution and sample in each tube. हमने स्टैंडर्ड कर्व बना ली थी विद द हेल्प ऑफ आवर स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। अब हमने अपनी रेफरेंस को उस रेशियो उस जो है ना स्टैंडर्ड कर्व के अकॉर्डिंग जो है वो कंपेयर करना है कि अगर जो है वो अगर हम 9 मिलीग्राम ले रहे थे रेफरेंस, तो उसका जो इनहिबिशन फैक्टर था वो 5 था, तो हम जो सैंपल ले रहे हैं उसका जो 9 mg पर जो सैंपल ऑफ इनहिबिशन है वो तकरीबन 5 नहीं आ रहा बल्कि 4 आ रहा है, तो नियर अबाउट है, ये एग्जैक्टली 5 आ रहा है। तो ये हमारा उसका कंपैरिजन हो जाएगा रेफरेंस का विद स्टैंडर्ड। to each tube 9 ml of the nutrition media is added, क्योंकि हमने पहले ही 1 ml जो है वो अपने टेस्ट ट्यूब में ऐड कर लिया और उसके बाद हमने 9 ml न्यूट्रिशन मीडिया ऐड किया, तो हमारे पास टोटल 10 ml हो गए। प्रीवियसली सीडेड इन द हमने पहले ही न्यूट्रिशन मीडिया जो है वो प्रिपेयर करके रख लिया था। हमने बताया था कि हमने उसकी पीएच मेंटेन करनी है और उसकी स्टरलाइजेशन करनी है, और उसको आपको मैंने मीडिया का प्रॉपर उसमें पहले बता चुकी हूँ। एट सेम टाइम हमने 3 कंट्रोल ट्यूब्स भी रखनी है। उसमें एक में क्या होगा, हमारा इनोकुलेटेड कल्चर मीडिया, कल्चर कंट्रोल होगा सिर्फ, उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं होगी। एक में हम क्या करेंगे, अनदर आइडेंटिकल विद इट but treated immediately with 0.5 ml diluted form aldehyde solution, जो कि हमारा ब्लैंक होगा। उसके अंदर हमने इनोकुलेशन तक की होगी बट फौरन हमने उसके अंदर 0.5 ml डिल्यूट फॉर्माल्डिहाइड डाल दी होगी। फिर हमने क्या करना, थर्ड कंटेनिंग जो हमारा कंट्रोल ट्यूब होगा उसके अंदर हमने अनओक्यूलेटेड रखना, उसके अंदर हमने कोई इनोकुलेशन नहीं करनी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्चर मीडिया होगा। इसका मकसद होगा कि हमारा कल्चर मीडिया स्टेलाइज है या नहीं, या कल्चर मीडिया में इनोकुलेशन के बगैर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ आ रही है या नहीं। तो ये सारे के सारे हमारे रेफरेंस जो है वो ब्लैंक या फिर कंट्रोल्ड ट्यूब्स रखने का ये मकसद होता है। प्लेस ऑल द ट्यूब रैंडमली इन डिस्ट्रीब्यूटेड or in a randomized block arrangement in an incubator or in a water bath and maintain them at specified temperature for 3 to 4 hours after incubation of 0.5 ml of the dilute formaldehyde। incubation के बाद हमने सबके अंदर 0.5 ml dilute formaldehyde solution डालना in each tube। फिर हमने मेजर करना उनका the growth of that test ऑर्गेनिज्म बाय डिटरमाइनिंग द अब्जॉर्बेंस। फिर हमने उनकी अब्जॉर्बेंस फाइंड करनी है। इसमें कोई जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं आएंगे बल्कि हम फोटोमेट्री से स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से फोटोमेट्रिकली हम इसकी अब्जॉर्बेंस फाइंड करेंगे। और हमने जो अपनी वेवलेंथ सेट करनी है वो होगी 530 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ सेट डिपेंड करेगा कि हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। उसके मोनोग्राफ में हमें पता लग जाएगा कि इस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक में की जो अब्जॉर्बेंस है वो किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम होती है। तो ये देख लें, डिफरेंट डिल्यूशन फैक्टर से हमारे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। ये डिल्यूटेड है, ये उसके बाद थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो ये हमारा इनोकुलेटेड हमारे पास मीडिया है। एसओरियस और बीएचआई ब्रोथ हमने पहले ही बना लिया। इसके अंदर हमने सबने फुल यहाँ पर 1 ml 1 ml 1 ml हमने डिफरेंट डिल्यूशन के साथ अपने सैंपल्स यहाँ पर डाल दिए, और यहाँ पे भी 1 ml 1 ml के साथ हमने डिफरेंट सैंपल डाल दिया। फिर हमने उन सब के अंदर 9 ml डाल दी अपनी इनोकुलम, जिसके अंदर बैक्टीरिया और ब्रोथ दोनों है। ठीक है, फिर हमने उनको थोड़ी देर के लिए शेक कर लिया फॉर 4 आवर्स। फिर हमने उसको अब्जॉर्बेंस उसकी फाइंड कर ली, उसको इंक्यूबेट करने के बाद फिर हमने उसकी फोटोमेट्री से अब्जॉर्बेंस फाइंड कर ली एट 530 नैनोमीटर। डेप्टोमाइसिन पोटेंसी कैलकुलेट कर लेनी है। फिर अब यहाँ पर आगे बताया हुआ है एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम में कि ये हमारा रेफरेंस है, उसको हमने जो है वो डायरेक्टली निकाला, कहाँ से, ऑटोक्लेव से निकाला, उसको स्टेरिलाइज करके फिर हमने उसको डिफरेंट कंसंट्रेशन पर डाला सैंपल्स के साथ, और उसकी कंसंट्रेशन के साथ इनोकुलम ऐड किया, और देन हमने उसको 4 आवर्स के लिए हमने उसको वाटर बाथ में रख दिया। यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है इंक्यूबेटर में। फिर हमने उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से उसकी अब्जॉर्बेंस फाइंड कर ली। तो यहाँ पे भी इसका सिंपल सा फॉर्मूला है अब्जॉर्बेंस फाइंड करने का, वो है L = 3A + 2B + CE
minus E ratio 5 over H over 5, 3A is equal to 3E plus 2D plus C minus A over 5. जो L है वो कैलकुलेटेड इज अब्जॉर्बेंस ऑफ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रिस्पांस का, और जो हमारे पास H होगा वो अब्जॉर्बेंस होगी द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल लाइन, और जो हमारा ABCDE होगा वो एवरेज reference absorbance होगी for each values of concentration at different line goes to from लोएस्ट टू हाईएस्ट कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे आज का हमारा जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द एंटीबायोटिक्स है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आई हाईली हाईली अप्रिशिएट कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे से सवाल पूछे और मैं उनके जहाँ तक मुमकिन होगा हो सका मैं उनके हर कमेंट पे रिस्पॉन्स करूँगी, उनका आंसर करूँगी और किसी ना किसी तरह मैं उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी विद माई नॉलेज। सो with my limited knowledge, और जहाँ पे आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ दी नॉलेज, मैं नॉलेज लेती भी हूँ और आगे ट्रांसफर भी करती हूँ। यही एक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ती है। पढ़ाने से किसी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में आपका इल्म में कोई कमी नहीं आती। सो इस तरह ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फार्मेसी और केमिस्ट्री और इस तरह की फार्मेसी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म की जो है वो ऐसे देखने के लिए और फार्मेसी से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट से लेक्चर देखने के लिए फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर से फाइनल ईयर तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने बाकी फार्मासिस्ट कम्युनिटी, बाकी जो भी लैब टेक्नीशियंस और कम्युनिटी है फार्मेसी से या फार्मेसी से रिलेटेड जो कम्युनिटी है उनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर करें, आग लगा दें इस वीडियो की शेयर कर करके। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, आस्क योर फार्मासिस्ट मरियम। So here and our lecture on pharmaceutical quality control biological assay of the antibiotics. So thank you so much for listening. I hope this video would be quite informative for you.